नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आज का मुद्दा हम शुरू करते हैं। बड़ा मुद्दा है, राजनीति की जगत से जुड़ा यह मुद्दा। इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताता हूं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ के एनडीए का हिस्सा बन गए हैं, तो वहीं ममता दीदी ने भी अकेले चुनाव लड़ने का तो ऐलान कर ही दिया है, यह भी आप जानते हैं, जिसके चलते अब गठबंधन बिखरता दिखाई पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने, कुछ ही समय में कहूंगा शेष बचा है। चुनाव को लेकर एक तरफ जहां सत्ता धारी दल यानी कि भाजपा ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जगह जगह योजनाओं के साथ चुनावी बिगुल फूंक दिया है, वहीं आईएनडीआई अलायंस, इंडी अलायंस अभी तक आपसी मतभेद दूर नहीं कर पाया है। पश्चिम बंगाल में आपको बताऊं, इंडी गठबंधन की पार्टियों के सुर नहीं मिले। कांग्रेस को ममता बनर्जी ने बड़ा झटका देते हुए कहा था कि टीएमसी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी सपा की भी कांग्रेस से सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती नहीं दिख रही है। सपा ने तो कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। दूसरी ओर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दाल गलती नहीं दिखी। कांग्रेस के स्थानीय नेता केजरीवाल की पार्टी से हाथ नहीं मिलाना चाह रहे, तो वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी पंजाब में आपके अकेले चुनाव लड़ने की जो बात कह डाली है। इन सब घटनाक्रमों के चलते लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन के बिखरने की आशंका दिख रही है। इसी क्रम में एक अहम मोड़ है ममता दीदी का हालिया कांग्रेसी विरोधी बयान, जिनमें जगह जगह आपको देखना होगा कि ममता कांग्रेस के खिलाफ जुबानी तीर चलाती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में ममता दीदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि मुझे कांग्रेस पर संदेह है कि वे इस चुनाव में 40 सीटें भी जीत पाएगी या नहीं। इसके बाद कांग्रेस और टीएमसी में शीत युद्ध छिड़ गया है, एक जंग शुरू हो गई है। क्या ये बयानबाजियां इंडी गठबंधन के पतन का कारण बनेंगी? क्या कांग्रेस के लिए 40 सीटें जीत पाना भी पहाड़ साबित होगा? क्या इंडी गठबंधन के सभी प्रयास धरे के धरे रह जाएंगे? कांग्रेस इस बार भी सत्ता में जगह बनाने का बस सपना ही क्या देखती रह जाएगी? सवाल बहुत सारे हैं और किसका बयान सही है, किसका झूठ, इस पर चर्चा करेंगे। इन सवालों के उत्तर जानेंगे अपने पैनल में जुड़े मेहमानों से, लेकिन उससे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। लोकसभा चुनाव 2024 के शंखनाद का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें संदेह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में 40 सीटें भी जीत पाती है या फिर नहीं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने की चुनौती भी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराए। এত অলংকার আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম দুটো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও। রিজেক্টেড। তারপর থেকে আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, কথাও হয়নি। বাংলায় প্রোগ্রাম করতে এসছি, আমরা নাকি ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স। একবার তো ইনফরমেশনটা দেবে, অমুক দিন থেকে প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি বাংলায় এই রুট দিয়ে। আর তো কিছু চাই না, আমাকে কেউ তো বলেনি, আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের থ্রুতে শুনেছি। ये हमला तृणमूल कांग्रेस प्रमुख की ओर से आम चुनाव में अपने राज्य की सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की फैसले की घोषणा के कुछ दिन बाद हुआ है। इससे विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर सांसद दानिश अली ने कहा, राज्य में अलग लड़ाई होती है। जाहिर सी बात है कि बंगाल और पंजाब की स्थिति अलग है। इंडी गठबंधन की अपनी रणनीति होगी कि वे पंजाब और बंगाल में विपक्ष की जगह बीजेपी को नहीं देना चाहते। शायद इसी रणनीति के तहत बंगाल और पंजाब में काम हो रहा है कि वो स्टेट के अंदर अलग लड़ाई होती है। अब वहाँ जाहिर सी बात है कि बंगाल और पंजाब की स्थिति अलग है। शायद ये इंडिया गठबंधन की अपनी स्ट्रेटेजी होगी कि वो विपक्ष का स्पेस जो है बीजेपी को नहीं देना चाहते पंजाब और बंगाल में। शायद उस स्ट्रेटेजी के तहत शायद बंगाल और पंजाब में काम हो रहा है।
इस सब के बाद बीजेपी भी इंडी गठबंधन पर लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, इंडी गठबंधन की प्राण और प्रतिष्ठा दोनों गायब हो चुके हैं और इंडी गठबंधन का अवैध ढांचा लगातार टूटता जा रहा है। इसका एक और प्रमाण सामने निकल कर आया है। आज ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी। देश की जनता जय श्री राम कर रही है, लेकिन आज इंडी गठबंधन के लोग राम नाम सत्य है कह रहे हैं। एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, एक तरफ लगातार हम देख रहे हैं कि देश मिशन और विजन के साथ आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जिसके प्राण और प्रतिष्ठा दोनों गायब हो चुके हैं। और जिस प्रकार से इंडी गठबंधन का अवैध ढांचा, विवादित ढांचा लगातार टूटता जा रहा है, उसकी एक और बानगी, उसका एक और प्रमाण सामने निकल कर आया है। आज जिस प्रकार से ममता बनर्जी, वही ममता बनर्जी जिन्होंने कहा कि मैं अकेले लोकसभा चुनाव लड़ूंगी, आज उन्होंने जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नो होल्ड्स बार्ड अटैक कर लिया है राहुल गांधी पर। कहती हैं कि राहुल गांधी जी फोटोशूट करा रहे हैं, कहती हैं कि ये 300 सीट छोड़िए, ये तो 40 सीटों में भी नहीं जीत पाएंगे। ये 2 सीट दे रही थी, वो 2 सीट के बदले ये ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। और किस प्रकार से मुस्लिम वोटों के लिए राजनीति करने के लिए ये यहां पर आ चुके हैं, और बताया तक नहीं न्याय यात्रा के बारे में। मैं तो समझता हूं ये न्याय यात्रा नहीं, ये राहुल गांधी को बाय बाय यात्रा कहनी चाहिए इसको। टीएमसी ने सीट बंटवारे पर बातचीत में देरी के लिए बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी की ओर से ममता बनर्जी पर उन्होंने कहा कि ना तो बीजेपी और ना ही ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए अच्छे नतीजे चाहती है। अगर इंडी गठबंधन का कोई नेता ऐसा कहता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी खुद इंडी गठबंधन में शामिल हुई, वह बीजेपी से डरती हैं और इसलिए अपना रुख बदल रही हैं। बीजेपी पार्टी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और कमजोर होगी। ममता बनर्जी भी कहने लगी कांग्रेस पार्टी की कुछ नहीं हो गया। मकसद साफ है, बीजेपी भी नहीं चाहते कांग्रेस पार्टी की अच्छे नतीजे, ममता बनर्जी भी नहीं चाहती। पता नहीं इनकी मन की मनसा क्या है, लेकिन अभी तक इस तरीके की बात अगर कोई इंडिया जुट की तथाकथित नेत्री कहती है, ये दुख की बात है, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन में ये खुद शामिल हुई थी। लगता है कि बीजेपी के डर के मारे, बीजेपी पार्टी से डरती है ये महिला, इसलिए अभी जुबान बदलना शुरू कर दिए हैं। चुनाव से पहले गठबंधन में ऐसे जुबानी वार इतना तो स्पष्ट कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन का किला ढहने की कगार पर है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नारा दे रही है कि इस बार 400 पार। देखने वाली बात यह है कि इस गठबंधन का लाभ विपक्षी पार्टियों को मिलता है या उनका आपसी मतभेद इस बार बीजेपी की झोली भरने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा किस तरीके से यहां पर टीएमसी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जहां पर ममता बनर्जी हैं, वहां पर वो कांग्रेस पर हमला करती हुई लगातार नजर आ रही हैं और बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी पर कि भाई आप हमारी बातों को, हमारे प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, हमें इन्फॉर्म नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता, रूट के बारे में, काफी चीजों के बारे में तो इनके बीच में खटपट चल रही है। और वहां पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला तो पहले से हो ही चुका है। इसी पर चर्चा करेंगे कुछ ही पलों में। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे गेस्ट पैनलिस्ट जो है, तमाम मेहमान आएंगे और आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे कि आखिर वहां पर मामला चल क्या रहा है। लेकिन जिस उद्देश्य से इस गठबंधन को बनाया गया था, जिस तरीके से ये एक खुद को एक साथ पेश करने का प्रयास कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी भाजपा के फेवर में क्या ये चला जाएगा? और ये जो 400 का आंकड़ा जिस पर भाजपा का दावा है कि हम इस बार 400 पार चले जाएंगे, और इस तरीके से जो ममता दीदी ने यहां पर बोल दिया है कि 40 सीटें भी आप जीत पाएंगे या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे कुछ ही पलों में। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो गेस्ट पैनलिस्ट आ गए। मैं स्वागत करना चाहूंगा यहां पर अपने सभी मेहमानों का। अनिल गोयल जी, प्रवक्ता भाजपा के, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मुन्ना खान जी, आपका स्वागत है, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस से, आपका धन्यवाद आप आए। अनिल गर्ग जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमित मेहरोत्रा जी, नेता हैं ये तृणमूल कांग्रेस से, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन क्योंकि शुरुआती दौर से जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, यहां पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से दोनों के बीच में एक खटपट चल रही है, जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, आखिर परेशानी की जड़ क्या है? मुन्ना खान जी, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, इस तरीके का अगर बयान आता है और आपकी पार्टी पर आरोप लगाया जाता है कि आप क्या 40 भी जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इस बात का संदेह ममता दीदी को अगर है, जयराम रमेश जी ने कहा कि उनकी बात गलत साबित होगी, आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड है और क्या कारण रहा कि इस लेवल तक जो है बयान की नौबत आ गई है? मुन्ना खान जी, ये सवाल है, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि कौन क्या बयान दे रहा है। हमें उस पर नजर नहीं रखना, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। जो अभी हमारी न्याय यात्रा चल रही है, पूरे कांग्रेस पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं, प्रवक्ता हैं, नेता हैं, सभी का ध्यान उधर है कि न्याय यात्रा जो हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने मणिपुर से महाराष्ट्र तक की निकाली, वो न्याय यात्रा सफलतापूर्वक समापन। किस तरह आज आपने देखा कि उस न्याय यात्रा के दौरान किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, तो इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि वास्तव में भारत में न्याय ये कोई छोटे, बिल्कुल मुन्ना खान जी आप बोलिएगा, छोटा सा मेरा पॉइंट है, ये कोई छोटे नेता के द्वारा नहीं कहा गया, ममता बनर्जी के द्वारा कहा गया है, जो कि एक बहुत बड़ा अलायंस का आपका मेंबर जिस तरीके से इंडी गठबंधन में आपने यहां साबित किया था। और आप जिस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करें, वहां पर भी एक उन्होंने अपनी जो दुख की व्याख्या करते हुए कहा है कि आपने मुझे एक बार बताया तक नहीं, एक कर्टेसी कॉल तक नहीं किया गया, रूट के बारे में भी नहीं पता गया, डेरेक ओब्रायन को यहां पर कॉल किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि यहां से रास्ता है, वो सब तमाम चीजें। तो एक बड़े नेता की तरफ से ये बयान आ रहा है। बिल्कुल मैं कहूंगा, आपको बधाई भी दूंगा, आपकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ती रहे, लेकिन ये जो मामला है इंडी गठबंधन, क्या यात्रा के चलते इंडी गठबंधन को भुला दिया जा रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ये यात्रा सभी के लिए है, इंडी गठबंधन के लिए भी है, बाकी दलों के लिए, सहयोगियों के लिए है। ये न्याय यात्रा युवाओं के लिए है, जवान के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए। ये न्याय यात्रा सभी के लिए है। ये इसका मेन मतलब यही है कि न्याय चाहिए, भारत में न्याय चाहिए। न्याय युवाओं को चाहिए, किसान को चाहिए, जवान को चाहिए, महिलाओं को चाहिए, व्यापारी को चाहिए, जितने भी भारतवासी उनको न्याय चाहिए। और न्याय किससे चाहिए? ये अहंकारी सरकार से, अच्छा। चाय वाले चचा से, ये शाह और शहंशाह की जोड़ी से। किस तरीके से ये अहंकारी सरकार आज अपनी सरकार चला रहे, ये युवाओं की बात नहीं सुनते, किसान की बात नहीं सुनते, जवान की बात नहीं सुनते, महिलाओं की बात नहीं सुनते। जिस जगह से न्याय यात्रा शुरू हुई है, उस मणिपुर का आज हाल देख लीजिए। 9 महीने से लगातार वो मणिपुर चल रहा है, वहां पे हमारे बहन बेटियों को अग्र नग्न करके घुमाया जा रहा है, और ये सरकार खामोश है। ये सरकार इजराइल पे बोलती है, फिलिस्तीन पे बोलती है, लेकिन मणिपुर पे नहीं बोलती। मैं बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि मणिपुर हमारे देश का एक अहम हिस्सा है। तो ये प्रधानमंत्री कब तक खामोश रहेंगे? पूरे विदेशों का भ्रमण करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। चुनाव हुए मणिपुर में, मणिपुर जाने की हिम्मत प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी प्रधानमंत्री मणिपुर के नहीं है क्या? प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए? तो सारा सवाल है जो युवाओं के जहन में है, किसान के जहन में है, जवान के जहन में है, युवाओं के दिल में है, व्यापारियों के दिल में है। ये सवाल के जवाब भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में देने होंगे, और 2024 का चुनाव इसी सवाल के जवाब में होगा कि आपने जो 2013 में लच्छेदार भाषणों में देश के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की, देश के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की, आप बताइए कि उन युवाओं के लिए क्या हुआ, किसान के लिए क्या हुआ, जवान के लिए क्या हुआ, महिलाओं के लिए क्या हुआ? क्या लच्छेदार भाषणों में जुमले रह गए? क्या 2 करोड़ नौकरियां आपके जुमले थे? 15 लाख अकाउंट में जुमले थे? ये सारे सवाल हैं जो पूछे जाएंगे, और इसी से बचती कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। यहां पर सुमित मेहरोत्रा भी हमारे साथ हैं, तृणमूल कांग्रेस के वो नेता हैं। हमला यहां पर अगर दीदी ने बोला है तो यह भी कहा गया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को उन्होंने कहा है कि भाई मुस्लिम वोटर्स को साधने का प्रयास, इस तरीके से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। ममता दीदी की तरफ से उनका यह बयान है। साथ ही साथ मणिपुर को लेकर भी उनके द्वारा तंज कसा गया। आखिर क्यों, क्या बात हो गई? एक पार्टी का अगर नाम देने की बात थी, अगर यहां पर नीतीश कुमार का जिक्र करेंगे हम कि भाई बैठक अगर पटना में आरंभ होती है तो नाम देने की जो बात है, वहां पर ममता दीदी को भी श्रेय जाता है कि नामकरण जो किया गया था उसमें तृणमूल कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था कि भाई ये नाम जाना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर नाम है, ये सूट करेगा। लेकिन अब इतनी खटास हो गई, कांग्रेस की बात को माना नहीं जा रहा है, बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई वो अपनी बात मनमानी की जा रही है उनके द्वारा, कोई हमारा प्रपोजल है स्वीकार नहीं किया जाता। क्या कारण रहा सुमित जी?
नहीं, देखिए अभी ऐसा कुछ है नहीं कि हटात हो। दीदी ने अपनी बात रखी है, बिल्कुल सही बात है कि अगर वो न्याय यात्रा चल रही है कांग्रेस के द्वारा और राहुल गांधी जी उसमें शामिल हैं, तो वहां पे आप एक बंगाल से जब जाते हैं तो वहां पे सीएम को अपने संग में क्यों नहीं लेंगे भाई? फायदा तो गठबंधन का ही होगा ना। अगर जिस क्षेत्र से भी आप जाए, जिस जगह से भी आप जा रहे हैं, जिस प्रदेश में भी आप जाके न्याय यात्रा कर रहे हैं, वहां पे अगर आप वहां का मुखिया आपके संग में नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, मुझे बताइए। फिर इसमें तो फिर कहने वाली बात आ जाएगी। फिर अब जैसे आपने कहा कि बीजेपी, तो बीजेपी को फायदा थोड़ा बहुत मिल सकता है पर इतना फायदा नहीं मिल रहा है। देखिए अभी हम लोग कोई हटास नहीं हुई, हम लोग साथ में मिलकर के लड़ेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, दीदी जिस बात को लेकर के चल रही है वो अपनी जगह ठीक है बिल्कुल, कि हाँ साहब हम बिल्कुल स्ट्रांग है और स्ट्रांग मिलकर ही हम लोग लड़ेंगे। पर आज बात देखिए भाजपा के द्वारा, कुछ चैनल्स के द्वारा ये कहा जा रहा है इंडी गठबंधन, इंडी। अरे भाई अपने हिंदुस्तान का नाम लेने में क्या परेशानी? इंडिया गठबंधन को नाम लेने में कुछ चैनल्स को, कुछ लोगों को क्यों दिक्कत हो? सुमित मेहरोत्रा जी, ये गठबंधन का जो आपने प्रश्न किया, इंडी अलायंस जो कहा जाता है, इंडी अलायंस इसलिए कहा जाता है, इंडिया के बाद कोई ए तो नहीं आता ना, INDIA है, INDIAA तो नहीं है ना, है ना, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इसको जो जिसका जिक्र करते हैं। अगर हाँ ठीक है, तो आप बीजेपी को बिजप तो नहीं कह देते ना, बीजेपी ही बोला जाता है, एनडीए को कोई इसका शब्दावली तो इस तरीके से लिया जाएगा ना, उसको एनडीए ही कहा जाएगा। ये नहीं, आप विपक्ष को घेरे हैं, बिल्कुल आप घेरे हैं, पक्ष को घेरे हैं, भाजपा को घेरे हैं, लेकिन इस तरीके का नामकरण जो किया गया, अगर उसका नाम आपके द्वारा ही ऐसा नाम चुनाव किया गया क्या? चलिए मेरा एक छोटा सा सवाल इसी पर, क्या ये नाम जानबूझ के इसलिए रखा गया ताकि भाजपा के द्वारा या किसी और पार्टी के द्वारा कोई भी तंज ना कसा जाए, कोई भी हमला राजनीतिक तौर पर भी ना किया जा सके कि भाई आपने हम पे नहीं हमला बोला, आपने इंडिया पे हमला बोला है? सुमित जी। नहीं देखिए ऐसा है कि इंडिया अलायंस का जो नाम है वो एक बहुत बढ़िया नाम है। देखिए हम लोग यहाँ पे रहते हैं, अब मान लीजिए अगर हम कोई पर्सनल अपना नाम लेकर के आते, कोई भी दल अगर अपने तरफ से प्रपोज करता है तो कहते साहब देखिए इन्होंने ये नाम ले लिया। हम सभी की राय की है कि हिंदुस्तान में है और इंडिया के नाम से हम लोग जाने जाते हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है भाजपा को इंडिया अलायंस के लिए? भाजपा डर रही है। आज आप देखिए तभी तो डर का कैसा खौफ है कि हर सीएम के ऊपर सीबीआईडी लगा दी जाती है। अरे भाई तुम्हें सीबीआईडी का अगर इतना ही प्रयोग करना है, जो तुम्हारे संग में अपने लोग हैं, मैं आपको लिस्ट बता दे रहा हूं, उनके ऊपर क्यों नहीं आप प्रयोग करती हैं? झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, असम हो गया, आप जो आपके साथ में आके बैठ जाता है उसके ऊपर केस बंद हो जाती है, फाइल बंद हो जाती है। आज क्या नाम है आपके इसके असम के जो मुख्यमंत्री हैं आपके संग में हैं, ठीक है, भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने खुद कहा भ्रष्टाचारी हैं, अब उनके ऊपर आरोप भ्रष्टाचारी के थे, केस बंद हो गया, सीबीआईडी क्यों नहीं उन्हें पकड़ा? क्यों नहीं उन्हें पकड़ती? हेमंत सोरेन जी के ऊपर आप पकड़ने चले जाते हैं, उनको पकड़े कि वो इंडिया अलायंस के एक मेंबर हैं, इसलिए उन्हें पकड़ करा जा रहा है। आज जिस तरीके से भाजपा की चल रही है कि डराओ धमकाओ और तोड़ दो गठबंधन को, तो ये टूटने वाला नहीं। मैं बता दूं, भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे हैं और हमारी सारी जनता सुन भी रही है, तो इंडिया अलायंस को डरने वाला नहीं है, मजबूती से खड़ा होकर के चुनाव लड़ेगा। नहीं आप ये, मैं वही तो कह रहा हूं, और टीवी चैनल पे सुमित मेहरोत्रा जी, मैं आप दोनों को समय भी इसलिए मैं दे रहा हूं कि ये ना बोला जाए कि समय नहीं दिया जा रहा। आप जिस तरीके का प्यार मोहब्बत का यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, जिस तरीके का प्यार, वो बयानबाजी में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अधीर रंजन चौधरी बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने कहते हैं कि दीदी और बीजेपी के बोल बराबर हैं, वो दीदी डर गई हैं भाजपा से, इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। एक तरफ से आपकी तरफ से, मैं ही कहता हूं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बयान अगर कांग्रेस की प्रो में आएगा तो इंडी गठबंधन को ही तो, गठबंधन के तो आपको फायदा होना था, चाहे आपस में जो भी खटास है, लेकिन आप एक प्लेटफॉर्म पर आके अगर विरोध में बयान दे देते हैं तो ये दिल की बात तो दिल में रखी जाए, ये अगर सबके सामने बोली जाए तो फिर वो तो पॉलिटिकल मैसेज के तौर पर उसको देख लिया जाता है। जयराम रमेश जी कहते हैं कि हम आपकी बात को नहीं मानते, तो क्या आप जो ममता दीदी ने कहा है उस बात से सहमत हैं? क्या मुस्लिम वोट्स को मतलब एकजुट करने के लिए, उनको साधने के लिए न्याय यात्रा को निकाला गया, इस बात से सहमत हैं कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, न्याय यात्रा निकल रही है, हर जगह से निकल रही है, निकली, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई परेशानी अच्छी बात है, आप बिल्कुल बात ठीक है आपने आप लेकिन आप क्लियरली उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे आप, या शायद आप यहाँ बचाव कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। अनिल गोयल जी, इनकी तरफ से जिस तरीके से बयान आ रहा है और ये आरोप बार बार करप्शन का लगाया जाता है, लेकिन सुमित मेहरोत्रा जी आप ये देखिए, अगर किसी पर आरोप है, यहाँ पर कितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे ममता दीदी का भी आप यहाँ पर जिक्र कर दीजिए, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं है। जिनके खिलाफ कोई मुद्दा बनता है, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो
स्वागत आपको करना चाहिए। कल को आपकी सरकार आए, आप भी कार्रवाई करिए। अनिल गोयल जी, अब आप पर जो आरोप हैं करप्शन के साथ ही, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गया। अनिल गोयल जी, आप ये नहीं, बिल्कुल आप आइएगा ना, आप पे फिर आएंगे। अनिल गोयल जी, इनकी बात जो है, ये कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, इंडी गठबंधन में कुछ खराब नहीं चल रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की बात अगर मैं करूं, कांग्रेस की बात करूं, खटपटी है। क्या खटपटी है या और भी कुछ कारण रहे होंगे? अनिल गोयल जी। हाँ, मेरा ये कहना है कि सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। सही मायनों में ममता जी और अधीर रंजन दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ खूब आग उगल रहे हैं। दोनों के अंदर कहीं भी गठबंधन वाली बात नहीं है। अधीर रंजन इन पर आरोप लगाते हैं कि तो ममता बनर्जी बीजेपी से डरती हैं और ये कह रहे हैं कि हम किसी से नहीं डरते हैं। तो ये गठबंधन के हिस्सेदार हैं, तो ये गठबंधन के इस बात का आपस में जवाब दें। दूसरा, ये वामपंथियों की बात कहते हैं। आज ये ममता जी कहते हैं 35 साल से वामपंथियों से लड़ रहे हैं, लेकिन जिस गठबंधन बना था वामपंथी उनके अंदर ही थे। तो जनता को ये क्या समझ रहे हैं, बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? दूसरी बात, तो इंडी गठबंधन वाली बात ये कह रहे हैं कि आप इंडिया इंडिया, आपने जब अलायंस का नाम ये रखा कि बाद में डबल ए नहीं है, तो इसको इंडी गठबंधन ही कहेंगे। आप इसको इंडिया गठबंधन कैसे कह सकते हैं? इंडिया अलायंस कह करके फिर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आपने रखा है, उस नाम को कम से कम बोलो तो ठीक तरीके से, ये नाम कोई गलत तरीके से बोलोगे। और दूसरी बात क्या है, इन्होंने जो स्पष्ट कहा है ममता जी ने कि कांग्रेस बेशक 300 सीटों पर लड़े, लेकिन 40 सीट पर जीत के दिखा दे, तो ये तो इनके गठबंधन की हालत है। और आज वाराणसी से जीत के दिखा दे, कांग्रेस से हिम्मत है तो उन्होंने कांग्रेस को सीधा चैलेंज दिया है। हाँ, लेकिन अनिल देखिए मैं ये अनिल जी से भी मेरा सवाल रहेगा, लेकिन आपसे मेरा एक छोटा सवाल है। अनिल जी, गोयल साहब, आपसे ये सवाल है कि आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि अधीर रंजन जो कह रहे हैं कि दीदी और बीजेपी बराबर है, एक ही बोल रहे हैं। क्या ऐसा कुछ है क्या एक साथ बातें हो रही हैं जिस तरीके से, या अब वैसे राजनीतिक विरोधी हैं एक दूसरे के, लेकिन जिस तरीके का आरोप कांग्रेस यहां पर लगा रही है, कांग्रेस के कुछ नेता? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस के कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं बीजेपी से मिले हुए हैं। कांग्रेस के आरोप लगा रहे हैं कि दीदी जो है मतलब ममता बीजेपी से डर गई है। तो इसका जवाब तो वही दें कि आज अगर ये बात है तो जिस टाइम बिल्कुल इन्होंने हमारे टीएमसी के सुमित जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जब बंगाल के अंदर यात्रा है तो ममता जी बंगाल की यात्रा में शामिल क्यों नहीं है। हाँ, बिल्कुल। इससे इनकी खटपट साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये आपकी बात मैं यहाँ बिल्कुल समझ पा रहा हूं, लेकिन इसको और क्लैरिटी से यहाँ पर समझने के लिए अनिल गर्ग साहब, आप ये देखें, एक के बाद एक बयान आना, हमें लगता था सब कुछ ठीक है, पैनल पे आते हैं गेस्ट, वो कहते हैं नहीं सब कुछ ठीक है हमारा। अगर ये प्री इलेक्शन का जो अलायंस है इसलिए ये खराब हो रहा है, पोस्ट अगर इलेक्शन ये अलायंस होता तो ज्यादा बेहतर रहता कि भाई दोनों चुनाव लड़ लो, जीत जाओ, फिर गठबंधन कर लेना। उससे पहले अगर चुनाव कर लिया गया तो क्या गलती क्या? अनिल जी। शिवम जी, ये जो इस बार इंडी गठबंधन बना था वो इसलिए बनाया गया था कि भाजपा या जो एनडीए अलायंस है उसके खिलाफ जो वोटों का बिखराव है विपक्ष का, अपोजिशन का, वो बटे नहीं आपस में, और जिसके कारण एनडीए को लाभ ना पहुंचे, इसके लिए इस गठबंधन को किया गया था। क्योंकि देखा जाता है कि अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय छत्रप है, और कांग्रेस का यूपीए जो था अलायंस था, जो उसमें कांग्रेस जो मुख्य पार्टी थी, एक धड़ा ये बनता था और दूसरा एनडीए था, तो 3 तरफा वोट होता था, जिसमें इनको लगता है कि वोट बंटने के कारण एनडीए को फायदा होता था और वो जीत जाते थे। उस वोटों को बिखराव को रोकने के लिए इसका गठन किया गया था। लेकिन समस्या यहाँ पे दूसरी है। समस्या ये है, जितने क्षेत्रीय छत्रप हैं, जितने क्षेत्रीय पार्टी है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी होगी, उत्तर प्रदेश में आपकी एसपी होगी, बिहार में जेडीयू और आरएलडी होगी, ऐसे ही दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी होगी। ये जितनी पार्टी है ये सारी की सारी कांग्रेस के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ के ही पैदा हुई, और उनके कांग्रेस के खिलाफ लड़के ही अस्तित्व में आई, और इनका वोट बैंक भी वही है जो कांग्रेस से इन्होंने छीना है। अब समस्या ये है कि जब ये न्याय यात्रा कर रहे हैं कांग्रेस, तो कांग्रेस उस वोट बैंक को वापस लेने की कोशिश कर रही है। तो उस वोट बैंक को वापस लेने का मतलब ये है कि ये भाजपा से कुछ नहीं छीन रही, ये छीनना चाहती है अपने इंडिया अलायंस के साथियों से। अच्छा। यानी उस वोट बैंक को वेस्ट बंगाल में चाहती है कि जो वोट बैंक टीएमसी में चला गया वो वापस मिल जाए, बिहार में चाहते हैं कि जो जेडीयू में चला गया, आरएलडी में चला गया, वापस मिल जाए, उत्तर प्रदेश में एसपी से वापस चाहती है, दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी से वापस चाहती है। तो ये तो बड़े स्वाभाविक है कि कोई भी पार्टी
सिर्फ मोदी को हराने के नाम पे अपने आप को अपना वोट बैंक खींचने नहीं देगी। तो मुख्य कारण इनका ये है क्योंकि ये कांग्रेस से लड़के ही पैदा हुए थे, कांग्रेस के कारण ही पैदा होते और कांग्रेस को हरा के ही अस्तित्व में आए थे। तो कांग्रेस से इनकी दोस्ती सांप और नेवला की दोस्ती है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है जब कांग्रेस अपने को एक्सपेंशन करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, तो बढ़ाने के लिए उनके पास और कोई स्कोप नहीं है वैसे कि इन क्षेत्रीय पार्टियों को खा जाए। तो क्षेत्रीय पार्टियों को इस बात का एहसास है, वो भाजपा को तो हराना चाहते हैं लेकिन खुद को बलि देने की कीमत पर नहीं। एक छोटा प्रश्न अनिल गर्ग जी आपसे ये भी है कि 400 का जो आंकड़ा बोलती है भाजपा, कह रही है कि हम 400 पार कर जाएंगे इस बार, क्या वो आपको सत्य होता दिख रहा है? और 40 वाली बात पर भी वो भी कर ज्यादा बोल दिया गया या फिर 400 भी ज्यादा बोल दिया गया? दोनों का आंकड़े अगर कंपैरिजन करके एक क्रिस्प कंपैरिजन अगर करके बता सकें तो। देखिए, आप अगर अभी सीटों का देखिए, पहले कांग्रेस के 40 सीटों की बात कर लेते हैं। कांग्रेस आज 52 सीटों जीती थी 2019 में कांग्रेस ने। 52 और 40 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए, हिंदी बेल्ट में जहां उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से है, तो उसको कुल मिला के मैं अभी एक लिस्ट बना रहा था। हाँ। अगर आप हिंदी बोलने वाले जो राष्ट्र है, आप वेस्ट बंगाल से शुरू करें, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, यूपी, झारखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, ऊपर पंजाब, दिल्ली और नीचे महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ तक भी जाएंगे तो आपको नजर आएगा 350 सीटों में कांग्रेस को मात्र 20 सीटें मिली हैं। बिल्कुल। और बाकी 20 सीटें साउथ इंडिया के जो बाकी स्टेट्स है उसको मिला के 30 सीटें मिली है, यानी टोटल मिला के कांग्रेस को 50 सीटें मिली है। तो कांग्रेस आखिर एक्सपेंड कहां करेगी? अभी जो हिंदी बेल्ट है उनमें अभी पीछे ही 3 स्टेट से चुनाव लगातार हारी है वो, तो जीतेगी कहां से? मतलब कहां से अपनी सीटें बढ़ाएगी? उत्तर प्रदेश में वो 20 सीटें मांगती है, 11 सीटें देने को एसपी राजी है, उसमें समझौता नहीं हो रहा। 11 में पिछली बार 1 सीटें जीती थी उसमें से, तो आप क्या सोचते हो कि वो सीटें बढ़ा पाएगी, जीत बढ़ा पाएगी? ठीक है, बिल्कुल। कैसे उसका किस कारण से बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, इसका जवाब ले लेते हैं कांग्रेस पार्टी से। मुन्ना खान जी, ये जवाब जिस तरीके का आरोप यहाँ पर, मैं एनडीए पे आता हूँ। हाँ, नहीं, बिल्कुल इसका जवाब कांग्रेस से एक बार ले लेते हैं। मुन्ना खान जी, क्या आपका जवाब है? जिस तरीके से यहाँ पर अनिल गर्ग जी ने बताया, किस तरीके से आप ये 40 नहीं होगा इस बात का अगर आप प्रमाण दे पाए, साबित कर पाए अगर, और भाजपा की 400 वाली बात पर भी आएंगे फिर। मुन्ना खान जी, पहले आपसे। देखिए, वो गालिब का शेर था कि माना कि तू कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं। तो इतना घमंड ठीक नहीं। कयामत है आप बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं कयामत है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, हाँ। माना कि तू कयामत है, पर हाँ। कयामत तक तो नहीं। अच्छा, ठीक है। तो अभी है 300, ये 300 पे रहेंगे नहीं। ये 70 साल लगे इन्हें 2 सीटों से रेंगते 300 पे पहुंचे। तो इतना घमंड ठीक नहीं। कांग्रेस पार्टी ने 432 सीट जीतने का भी एक रिकॉर्ड कायम किया। अगर हम आज 40 पे है तो कल 400 पे होंगे, ये उम्मीद हमारी बनी हुई है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में जो ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक स्तर पे जो काम हो रहे, जिस तरीके से युवाओं को जगाया जा रहा है, युवाओं को कहा जा रहा है कि आपको न्याय मिला, ये शाह और सहसा, ये चाय वाले चचा ने जो लच्छेदार भाषणों में 2013 में जो आपसे वादे किए थे, क्या आपके वादे पूरे हुए? तो जवाब सीधा था, नहीं हुए। तो इसी उम्मीद पर 2024 का चुनाव लड़ा जा रहा है। हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो झूठ परोसा गया पूरे हिंदुस्तान में, क्या आज वो युवाओं को मिल रहा है? क्या उसके सच्चाई वो उत्पन्न हो रहे? क्या सच में विकास कर रही है भारतीय जनता पार्टी? तो जवाब आएगा नहीं। आज युवाओं की विकास नहीं हो रहे, जवान के नहीं हो रहे, किसान के नहीं हो रहे, महिलाओं के नहीं हो रहे, व्यापारियों के नहीं हो रहे। 16,40,000 व्यापारी व्यापार बंद करके हिंदुस्तान में चले गए। अगर इतना ही अच्छा व्यापार यहाँ था तो वहां क्यों गए? जो अभी प्रेजेंट प्रधानमंत्री उससे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो पूछते थे, मित्रों। अच्छा, नहीं, ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। यहाँ पर वो नहीं, बिल्कुल आपकी मुन्ना खान जी, आपने बोला तू कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं। लेकिन ठीक है वो बात। लेकिन केसी त्यागी की तरफ से जब बयान आया, गर्ग जी इसका आप पे ही आऊंगा अगला, केसी त्यागी ने जब ये कहा, उन्होंने बात कही भाई गठबंधन टूटने का कारण, उन्होंने साफ साफ यहां पर कांग्रेस को जिम्मेदार बताया कि कांग्रेस खुद को ऊपर रख रही थी, वो ऑर्डर दे रही थी, इस तरीके का प्रतीत हो रहा था, हमें यहां पर छोटा समझा जा रहा था, ये आरोप लगाया जा रहा है। आप यहां पर भाजपा पार्टी को आप यहां पर थोड़ा ऐसा बता रहे हैं कि वो घमंड में है, उनको ये हो गया है कि भाई हम बहुत बड़ी पार्टी हैं, लेकिन आप पर भी तो आरोप है, इंडी गठबंधन में जितने भी मेंबर हैं वो इसीलिए तो बात नहीं बन पा रही है आपकी, आम आदमी पार्टी से बात नहीं बन पा रही है, पंजाब की अगर मैं जिक्र करूं, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से अब जाके शायद कुछ फाइनल होना आरंभ हुआ है, लेकिन अब बहुत लेट हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस से फाइनल नहीं हो पा रहा है। तो अगर घमंड वाली बात है तो यहां पर क्या कांग्रेस पर भी ये थोड़ा बहुत लागू होगा? कभी तो आपके साथ ही थी ना जेडीयू। देखिए, पहली बात तो ये आपको बिल्कुल समझना होगा सरल तरीके से कि हमारे पार्टियों के अंदर, हमारे इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र जिंदा है।
हम किसी भी दल के आवाज को दबाने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए इंडिया गठबंधन में जो छोटे से छोटे दल है वो अपनी बात रखने की कोशिश करें और दूसरे नेक्स्ट मीटिंग में सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन में कोई किंतु कोई परंतु नहीं है, क्योंकि सभी को पता है। बिल्कुल एक बिल्कुल आपकी बात में कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सुलझा लिया जाएगा। अंबेडकर जी द्वारा यहां पर एक बयान आया गर्ग जी की भाई अब बचा नहीं है कुछ इंडी में, हम यहां पर अपनी महाविकास अघाड़ी है जो उसको यहां पर समेट कर रखेंगे, उसका इंडी गठबंधन जैसा हाल नहीं करने वाले हैं। आपसे ये पॉइंट लेंगे फिर इस डिबेट को क्लोज करते हैं। शिवम जी, अभी जो मुन्ना खान जी कह रहे हैं मेरी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कांग्रेस अब नए सिरे से एकजुट हो रही है, ब्लॉक स्तर से काम शुरू हो गया है, कांग्रेस को जगा रहे हैं, कांग्रेस को बना रहे हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस को भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है और जो आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ये भी उसका हिस्सा है। लेकिन इसमें इंडी गठबंधन कहाँ है, इसमें क्षेत्रीय पार्टियां कहाँ है, इसमें जो भी वोट बैंक वापस लेने की कोशिश होगी वो किनसे होगी, वो होगी क्षेत्रीय पार्टियों से। इसलिए इंडी गठबंधन को फिर ये दरार है कि इंडी गठबंधन टूटेगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक थर्ड फ्रंट जैसे पहले बनता आया था, एक थर्ड फ्रंट रहे, एक कांग्रेस लीड करे, एक बीजेपी लीड करे और एक क्षेत्रीय पार्टियां सारी अपने अपने स्टेट में लीड करते हुए थर्ड फ्रंट बनाए। वो तो संभव है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास समय है, अगर एक कमेंट का अगर समय है, मैं प्रोडक्शन से पूछ लेता हूं, एक कमेंट का अगर एक समय है, एक कमेंट का समय यहां पर सुमित मल्होत्रा आपको मैं ये मौका देता हूं, एक बिल्कुल 10 सेकंड में आप क्लोज करना चाहें, जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। शिवम भाई देखिए, भाजपा बहुत उत्साहित है। अभी उन्होंने हमारे इंडिया गठबंधन अलायंस के लिए इतनी बातें कही हैं। अरे भाई प्रभु जी, कभी कम से कम अपने दल के बारे में तो बताओ कि आज डर का माहौल है, सीबीआई ईडी का डर है। अपने दल की तो आप बता नहीं रहे हो, आप विपक्ष से पूछ रहे हो। अरे भाई पक्ष वाले भी तो बताओ कि आप लोग क्या डिसाइड कब हो रहा है, आप क्या डिसाइड कब हो रहा है कि हम लोग सीटें इतनी लड़ेंगे। और इनके दल में केवल अगर भाजपा को अगर इतना ही वो है तो सारा जो 38 दलों का इनका दल है वो खत्म कर देना, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़े, पता लग जाएगा। ठीक है, नहीं लेकिन पर मल्होत्रा जी उनके पास सीटें बहुत ज्यादा हैं, 303 की अगर मैं बात करूं उनकी तो 353 अगर है वो, तो अगर एनडीए की बात है बहुत बिल्कुल नहीं आपकी बात बिल्कुल, मैंने आपको सभी को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, ब्रेक्स भी लेने होते हैं। अनिल गोयल जी आपका धन्यवाद, मुन्ना खान जी आपका धन्यवाद, अनिल गर्ग जी आपका धन्यवाद, सुमित मल्होत्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको प्रतिक्रियाएं भी कुछ सुनाने का प्रयास यहां पर करेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, यहां पर ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। वो लोग जो सीट देना चाहते हैं उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो, इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनीथिंग। ये लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। तो आपने तीनों के रिएक्शंस यहां पर सुने, किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, और आपने वो देखा राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, ममता बनर्जी के द्वारा क्या कुछ कहा गया, काफिर तक बोला गया था। वो पिछला विषय था, बार बार हमसे मुद्दों को उठाने का प्रयास नहीं करते। मुझे आज यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए आज के मुद्दे के लिए। कल फिर एक बड़े नए मुद्दे के साथ आऊंगा और 40 और 400 क्या होगा वो आप भी ज्यादा बेहतर समझेंगे। चुनाव बेहद नजदीक है, तो सोच समझ के आप भी वोट करने के लिए तैयार हो जाइए। जय हिंद।